मालूम है मिक्सचर में चीजों को हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देते हैं और वो आपस में मिली हुई है उनको अलग कैसे करें। मैंने थोड़ा सा इस पोर्शन को देखा था बट थ्रू आउट रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं और इस पोर्शन को फुल्ली कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोगों ने सेपरेशन टेक्निक देखा था। फर्स्ट वन इट्स सेपरेशन ऑफ volatile component या बोलो तो सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल component from volatile component। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था। एग्जांपल इसकी कोई एक एग्जांपल बता सकता है मुझे? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट एक वोलेटाइल कंपोनेंट में मिली हुई है, कोई भी कुछ एग्जांपल बता सकता है इसका? एनीबॉडी? Sir, obtain colored component from blue black ink. हम लोग क्या करेंगे, इंक, जो इंक है, इंक में क्या होती है, डाई होती है ना, रंग होता है, रंग को क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो हमें इंक मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाई को सेपरेट करेंगे। किसी की इंक क्या होती है, डाई इन वाटर, डाई जो है पानी में मिला हुआ रहता है, इंक यही चीज होती है ना। ओके, तो टेक्निक क्या था, क्या यूज करना था हमें, कौन सा प्रोसेस यूज करना था बेटा? एवापोरेशन यूज करना था। पीआरपी यूज करनी, एवापोरेशन है ना। एवापोरेशन कहां पे करते हैं, ऑन वाटर बाथ स्लैश सैंड बाथ। ध्यान होगा सबको, वाटर बाथ रहेगा या सैंड बाथ रहेगा, उसके ऊपर में हम लोग रख देंगे एक बीकर और उसके भाप से एवोपरेट करवाएंगे वाटर को, जो मिला हुआ रहेगा इंक में, वाटर हो जाएगा, बच जाएगी इंक की डाइवर्जन। इससे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय दिस टेक्निक, इसकी प्रिंसिपल होगी द volatile component will evaporate first, leaving behind non-volatile component, मैं डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, आई सपोज सबको याद होगा ये सारी चीज। वोलेटाइल कंपोनेंट बोले तो क्या होगा, डाई जो मिली हुई है पानी में, पानी उड़ जाएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है ना। विल एवोपरेट, लीविंग बिहाइंड, क्या पीछे छोड़ जाएगा, जो डाई की पार्ट है उसको छोड़, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग अलग कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने डील कर चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सेपरेशन ऑफ cream from milk, separation of cream from milk। तो हम लोग क्रीम को मिल्क से कैसे अलग करेंगे, हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करते हैं, वी यूज सेंट्रीफ्यूज मशीन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें क्या करते हैं, जो दूध रहती है उसको बहुत हाई स्पीड में घुमाते हैं। तो हाई स्पीड में घुमाने के कारण क्या होती है, जो क्रीम जो है वो लाइटर पार्ट है तो ऊपर आ जाती है, और जो हेवियर पार्ट है वो नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर से हम लोग क्रीम को छांट लेते हैं। वही प्रोसेस है, इसकी प्रिंसिपल ध्यान में रखनी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्या है, ऑन रोटेटिंग एट हाई स्पीड। देखो ऑन रिवीजन पार्ट में बता रहा हूं कि आइडिया क्लियर है, काफी समय, देखो एग्जाम कब होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, पर जो लास्ट क्लास में मैं चीज बताया था, एक रिवीजन किया था पूरे चैप्टर को, क्योंकि काफी लंबी चैप्टर है और लंबी चैप्टर है तो उसको समराइज करना पड़ता है। तो 80% समराइजेशन मैंने लास्ट क्लास में कर दिया था और 20% समराइजेशन के साथ जो बाकी पोर्शन है वो आज कंप्लीट।
तो एकदम जो 2 लेक्चर्स हुए हैं, आज वाली और पिछले वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में काम आएगी आपकी, पूरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रिंसिपल क्या है? ऑन रोटेटिंग एट हाई स्पीड, ऑन रोटेटिंग एट हाई स्पीड द लाइटर पार्टिकल्स, और ये उन बच्चों के लिए है जिसने पुरानी चीजों को पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगा, आपको लास्ट लेक्चर्स देखने हैं सारे। ऑन रोटेटिंग एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे यदि मैं कोई चीज को घुमाता हूं, द लाइटर पार्टिकल्स comes to the surface and can be skimmed off, बोलने का मतलब क्या है? जब एट हाई स्पीड में उस मिक्सचर को आप घुमाओगे तो लाइटर पार्टिकल जो प्रेजेंट है उस मिक्सचर में वो सरफेस पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे पे बैठ जाती है, और लाइटर पार्टिकल को आप स्किम ऑफ कर सकते, स्किम ऑफ मतलब छांट सकते हो ऊपर से निकाल। और हाँ, इसका एक चीज था यूज, जो मैंने बताया नहीं था कहां-कहां यूज होती है इस टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की? इन डायग्नोस्टिक लैब। डायग्नोस्टिक लैब आप लोग सब जानते होंगे, जहां पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होती है। ओके, इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ओके, दूसरा इस्तेमाल इसका है डेयरीज में। इन डेयरीज, डेयरीज होती है ना जहां पे दूध के पैकेट वैकेट बनते हैं, इन डेयरीज for separating cream from milk, डेयरीज में क्रीम को सेपरेट किया जाता है मिल्क से। ओके, ध्यान रखनी है। और तीसरा कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है, कोई मुझे बता सकते हो? एक बहुत ही कॉमन आप अपने घरों में यूज होती है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा हम लोग जब धोते हैं तो कपड़ा को सुखाने के लिए क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में घुमाता है, तो कपड़ा में जो लाइटर पार्टिकल पानी है वो क्या होती है, उड़ जाती है, पानी निकल जाती है उससे, और कपड़ा हमारा सूख जाता है। इन वॉशिंग मशीन में तब जो है वो घूमता है, और जब हाई स्पीड में घूमता है तो पानी उससे निकल जाता है ना, पानी ऊपर वो निकलती है, फिर जो टब में जो छेद रहता है उसके थ्रू बाहर होता है। इन वॉशिंग मशीन for squeezing of water, है ना, कपड़े को सुखाने के लिए क्या करते हैं वॉशिंग मशीन में, पानी को स्क्वीज आउट किया जाता है कि नहीं? तो आई सपोज ये दो टेक्निक काफी क्लियर हो गई होगी आपको। कोई दिक्कत आपको इस स्क्रीन में बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ूंगा आगे, यू कैन टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास लगेगा तो 2 क्लास रिवाइज करेंगे हम लोग, बट आराम से आप देख लो। समझ आ गई सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़ू मैं? चलो, और इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है बेटा, यूज पूछी जाएगी। देखो मैं जानबूझ के 1-2 क्लास में मैंने एक्टिविटी के रूप में बताया था आप लोगों को, अब मैं समराइज कर दिया हूँ। जो स्कूल लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपल वाले, प्रिंसिपल पूछ लेता है, प्रिंसिपल पूछ लेगा, यूज पूछ लेगा, इसका तो यूज उतना नहीं पूछ लेता है, बट इसका यूज पूछा जाता है, ठीक है ना, दिमाग में रखिए। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कुछ लिखना उखना है तो कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या देखा था, जल्दी से बताओ कोई। थर्ड टेक्निक क्या देखा था हम लोग, याद होगा बच्चे आपको? बोलिए। Yes sir, how can we separate a mixture of two inescapable liquids?
यस, देखो बेटा सबको पढ़ना है, ठीक है ना, सबको ध्यान रहनी चाहिए कि पढ़ाई क्या हो रहा है, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। सिर्फ अभी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, देखो अभी जो चीजें पढ़ रहे हो वो चीज फिर 11th-12th में कंटिन्यू होगी, जिसके बेसिस पे आपको एक नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठना है, और उस नेशनल लेवल के एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद यही टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं वही सभी इंजीनियरिंग में पढ़ोगे या मेडिकल में पढ़ोगे जाके। जैसे डायग्नोस्टिक लैब में अभी बताया कि यूरिन और ब्लड टेस्ट में इस्तेमाल होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, तो मेडिकल में जाओगे तो वो सब तो करना ही है। तो प्लीज हर कुछ लिंक्ड है, 9 से आपकी जर्नी एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर या इंजीनियर शुरू हो जाती है। अभी से आपकी जितनी फोकस रहेगी उतनी अच्छे पोजीशन पे आप रहोगे। ओके, तो एकदम लिंक बनाए रखना है हर चीज का, जो टीचर्स लास्ट क्लास में पढ़ाते हैं पढ़ के आना, ठीक है। द थर्ड जो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था, सेपरेशन ऑफ टू या टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल नहीं, इमिसिबल, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का शब्द का मतलब होता है आपस में नहीं मिलना, ओके, जो लिक्विड आपस में नहीं मिलेंगे उनको हम बोलेंगे मींस लिक्विड्स which do not mix with each other, which do not mix with each other, ठीक है ना, वो लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते। अंडरस्टूड। तो क्या यूज करते थे हम लोग, जल्दी बताओ कोई, क्या यूज करते थे? Sir, to separate mixture of oil and water. वो तो मुझे मालूम है, यही तो है ऑयल एंड वाटर मिक्स, मतलब क्या चीज यूज करते थे सेपरेट? So separating funnel. Sir, Yes. separating funnel. हम लोग यूज करते थे एक सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का फोटो दिमाग में होगा सबका, सेपरेटिंग फनल, ओके। और सेपरेटिंग फनल प्रिंसिपल क्या यूज करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल यूज मतलब कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, यूज मत समझ लेना क्या इसका मतलब कहां कहां इन टेक्निक को लगाते हैं, दैट इज नॉट, इस यूज का मतलब होता है व्हाट डिवाइस वी आर। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसकी, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज। देखो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे मान लो कि पेट्रोल है, पानी है, हनी है, तो सबकी डिफरेंस डेंसिटी होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर में जाएगा, है ना। सेपरेटिंग खोल खोल के एक एक करके निकाल देते हैं हम लोग लेयर्स में अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस इन डेंसिटीज, डेंसिटी the component occupy different heights, अलग अलग हाइट पे आ जाए, ये इसकी प्रिंसिपल जो आपको ध्यान रखना है। और कुछ देगा कि यूज क्या है, तो यूज तो यही है, सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिसिबल, ठीक है ना। यहाँ बेटर है, मैं लिख देता हूँ कि apparatus यूज्ड, कौन सा apparatus यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सबको मालूम है कि कैसा होता है वो डिवाइस, कुछ इस प्रकार की सबको मालूम है, ऐसा ही आती है ना। और इसमें मानो हनी है तो सबसे नीचे हनी आ गया, फिर मानो पानी है तो फिर पानी आ जाएगा, तेल है तो तेल सबसे ऊपर में आ जाएगा। फिर ये वाला खोल देते हैं, यहाँ पे टैप रख देंगे, टैप खोलेंगे, पहले हनी को अलग कर लेंगे, बंद कर देंगे, ओके। फिर थोड़ा देर बहा देंगे कि जो बीच वाला लेयर है वो निकल जाए, फिर पानी। तो सी टेक्निक भी आपको क्लियर है आई सपोज, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, अब डी टेक्निक इन डिटेल्स हम लोग देखना शुरू करते हैं, ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी लिखने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम होगा ये चीज।
प्रोबेबली आज ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा, एक क्लास और जाएगा ये चैप्टर, पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलो डी टेक्निक देखते हैं हम लोग। डी में क्या है, सेपरेशन ऑफ, यहां से हम लोग का न्यू चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ a mixture of ammonium chloride and sodium chloride। देखो, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें से कोई एक का कुछ स्पेसिफिक गुण है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एक सब्लिमेट सॉलिड है। सब्लिमेट सॉलिड मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है ना। तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट सॉलिड, ओके, दैट मींस सॉलिड टू गैस और डायरेक्ट गैस टू सॉलिड। अब देखो, मैं डिवाइस बनाता हूँ डायरेक्ट, एम में नहीं लिखता हूँ, वो तो सबको मालूम है क्या एम है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक, एक ट्राइपॉड स्टैंड होती है, ठीक। इस स्टैंड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक चाइना डिश में, एक चाइना डिश लेंगे और इस चाइना डिश में ये जो है मिक्सचर, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, इसमें, ठीक, इसमें जो मिक्सचर है, ओके, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे से इसको हम लोग पहले तो ढक देते हैं, फिर इसको एक फनल से, इन्वर्टेड फनल, फनल आप लोग देखे होंगे, एक फनल से हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, ठीक है ना, इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल, ओके। और इन्वर्टेड फनल में यहाँ पे रुई लगा देंगे, ठीक है, इस जगह हम लोगों ने रुई डाल दिया ऊपर, यहाँ पे कॉटन प्लग, कॉटन प्लग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे से हीट करूंगा, ओके। मैं एक हीट करने के लिए कोई डिवाइस लगा देता हूँ, ओके। इसको आप समझ लो बंसन बर्नर, बंसन बर्नर एक मतलब जलाने की एक चीज है, ओके। हीट कर रहे हैं हम लोग नीचे से। अब जब हीट करते हैं तो होता क्या है, आपको मालूम है, इसमें अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड बीइंग अ sublimate solid, sublimate solid directly changes into vapors and rises up, directly changes into vapor, directly changes into vapor and rises up, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट सॉलिड है, इसलिए वो क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस के स्टेट में जाएगा और अमोनियम क्लोराइड के वेपर निकलेंगे और अमोनियम क्लोराइड ऊपर जाएगा। और ये वाला फनल का पार्ट क्या है, ठंडा है, ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या है, हीट जब कर रहे हो तो यहाँ से तो वेपर उठ रहा है, पर जब ये सब पोर्शन को टच करेगा फनल का ऊपर वाला पोर्शन ठंडा है, तो गर्म वेपर जब ठंडा पोर्शन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। क्या हो गया, कुछ पूछना चाह रहे हो। अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट सॉलिड है, तो डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में ऊपर चला गया, NH4Cl वेपर अब ऊपर जाके कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा,
तो कंडेंस करने के बाद लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, फिर वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंडेंसेशन में लिक्विड नहीं हो रही है, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में भाग रही है। तो कंडेंसेशन बोलना सही नहीं है, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड वेपर comes in contact with upper cool part of funnel and deposits in solid form. ओके, जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर है वो उठते हैं ऊपर, ओके, और वो फिर कांटेक्ट में आती है, किसकी कांटेक्ट में आती है, ठंडे पार्ट ऑफ फनल, अपर कूल पार्ट ऑफ फनल। और गर्म वेपर्स जब ठंडे पार्ट में कांटेक्ट में आए, यूं तो उसे पानी बनना चाहिए, बट ये सब्लिमेट सॉलिड है, इसलिए वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। अपर कूल पार्ट ऑफ फनल एंड डिपॉजिट्स इन सॉलिड फॉर्म, यहां पे वो लग जाता है। फिर उसके बाद हम उसको निकाल के घस के अलग कर लेंगे। और the NaCl remains in China dish, आपकी जो NaCl वो चाइना डिश में रहेगा। तो अलग हो गया, अमोनियम क्लोराइड ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, ये सब पार्ट पे हम उसको घस के ग्लास रॉड से निकाल लिया, अलग कर दिया, क्लोराइड से बच जाती है, अलग हो गया। तो सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कर सकते हो, आप कोई भी सब्लिमेट चीज है मिक्सचर में तो उसको आप अलग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड के जगह में आपको आयोडीन रहे तब भी चलेगा, मिक्सचर ऑफ आयोडीन प्लस NaCl, या आपको एंथ्रासीन रहेगा तब भी चलेगा। एंथ्रासीन भी एग्जांपल है, देखो जो भी एग्जांपल सब्लिमेट सॉलिड के आपको मालूम है वो यदि सोडियम क्लोराइड के साथ रहेगा तो आप अलग करें। आयोडीन, एंथ्रासीन है, नेपथलीन बॉल्स हैं, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड एक सॉलिड एसिड होती है, ठीक है, इन सबको आप अलग कर सकते हो। तो किसको किसको, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और स्लैश मतलब और आयोडीन, एंथ्रासीन, नेपथलीन बॉल्स, बेंजोइक एसिड प्लस NaCl अलग कर, जो भी लोगे ऊपर में जाके बैठ जाएगा अलग। तो आई सपोज आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कैसे, कोई दिक्कत समझने में, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। नहीं, चलिए लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो इसको। अरे कौन है भाई, ऑडियो ऑन मत करो आप। लिख लिया सबने, मिटा दूं, 1 मिनट टाइम ले लो। चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना। सर लास्ट सेकंड पॉइंट मत बताइएगा। अच्छा लिख लो, लिख लो। वैसे देखो ऑनलाइन लेक्चर्स में स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, फास्ट रहे, लिख लो आप, चलो हो गया सर। लॉकडाउन कैसा कट रहा है आप लोग का? घर में पढ़ो बैठ के आराम से, टाइम मिला है, अच्छी समय है, रिवाइज करो। देखो पढ़ाई तो सारे चल रहे हैं आप लोगों को, खासकर साइंस वाली पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द बच्चे फ्यूचर में आई नो दे आर गोइंग टू बी गुड इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं यही सोच के आए हैं। और जिन्हें कॉमर्स लेना है तो आप भी मेहनत करो, क्योंकि ये बेसिक पार्ट्स हैं, इनको तो लाइफ में एप्लीकेशन है, आपको जानना ही
तो पढ़ाई करो, मेहनत करो ये टाइम में, ताकि आगे बेस अच्छी रहे आप। सर 24th से एग्जाम स्टार्ट है। क्या का एग्जाम स्टार्ट बेटा, स्कूल में है? यस सर, स्कूल का। अच्छा, तो स्कूल कैसे ऑनलाइन एग्जाम लेगा क्या? हाँ सर, वैसे ही ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन रहेगा सर। तो चिंता मत करो, आपको तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाया है, आप लोग टेस्ट देते हो यस ना। सर। एकदम चिंता नहीं करना। और कौन, पहला ही 2 चैप्टर आएगा और थोड़े कुछ आएगा? यस सर, पहला चैप्टर भी नहीं आएगा सर। और पहला चैप्टर भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, है मतलब। क्योंकि डिलीट हो गया सर वो। तो क्या आएगा? चलिए, सर अभी आगे। डेट शीट नहीं मिला है, मतलब सिनॉप्सिस नहीं मिला है अभी तक, लेकिन बोला है कि 24 से स्टार्ट होगा। ओके, कौन सा स्कूल? सर डीएवी मुनिडी। ओके बेटा, मतलब सारे ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट देखना है, कौन सा देखना है? सब्लिमेशन तो हो गया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएंगे, और इट्स अ वेरी मॉडर्न टेक्निक, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी अच्छे से समझना है एक बार। अब जो भी नंबर है, ई नंबर है या डी नंबर निकालो, बट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है ये जानना है। क्रोमेटोग्राफी इज अ मॉडर्न टेक्निक of separation of components of mixture. ओके, क्रोमेटोग्राफी एक मॉडर्न टेक्निक है जहां पे हम लोग मिक्सचर के चीजों को ओके, मिक्सचर की चीजों को अलग करने के लिए हम लोग एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब इसी प्रिंसिपल सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट components of a mixture has different solubility, in a given solvent. देखो, ये जरूरी तो नहीं है ना कि पानी में जितना चीनी मिलेगा उतना ही नमक मिलेगा, ये तो जरूरी नहीं है। हर चीज की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होती है, हम लोगों ने पीछे देखा भी ये चीज। बेटा आप अपने माइक को ऑफ रखो, जो भी हो, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि पानी में आप नमक मिलाओ और चीनी मिलाओ बारी बारी करके, तो नमक मिलाओगे तो जितना नमक मिलेगा उतना ही चीनी मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। हर चीज की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है गिवन सॉल्वेंट, तो उसी का फायदा उठाते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग चीजें जो एक मिक्सचर में होते हैं, उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो अलग होती है। ओके, ये प्रिंसिपल है। और कैसे करेंगे चलो हम देखते हैं। तो उसको करने के लिए चलो मैं लिखता नहीं हूं उतना, पर सिंपल है, बता रहा हूं। आप क्या करो, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर देखो, ठीक है? मैंने प्रैक्टिकल लिखना सबको सिखा चुका हूं, और इतना एम और मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन, सारा कुछ आप लोग लिख सकते हो। एक्सपेरिमेंट को मेन समझो, वो जरूरी चीज है, प्रिंसिपल उसका समझो। हम लोग एक फिल्टर पेपर लेंगे सबसे पहले, दिस वन इज अ फिल्टर पेपर, ठीक है? और फिल्टर पेपर में आप क्या करो, कुछ 1-2 सेंटीमीटर जो ऊपर है वहां पे एक पेंसिल से मार्क डाल दो। ये एक मार्क बना देना है पेंसिल से, ठीक है? अब वहां पे कोई एक इंक का बूंद डाल दो, कोई भी एक इंक का बूंद डाल दो, कुछ अबाउट 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर में, ठीक है ना?
दिस इज द मार्क जो हम लोगों ने यूज, ठीक है। अब इंक का बूंद डाल दिया, थोड़ा देर इसको सूखने दो, ठीक है वहां पे, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर लेना है। बीकर में आपको पानी लेनी है, वाटर लेना है, और ये जो फिल्टर पेपर है उसको इस बीकर में डालना है। अब जस्ट ऐसे डालना है कि फिल्टर पेपर जस्ट उसको टच करे, उसके नीचे ना जाए, जस्ट उसके लेयर पे टच करवाना है। कोई चीज से आप चिपका सकते हो, चिपकाने वाली चीज होती है उससे आप चिपका, ओके। तो चिपकाने वाले जो आते हैं सेलो टेप, उससे आप चिपका सकते हो ग्लास का एक कोना। और जस्ट डिप करोगे, मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए, जस्ट छूना चाहिए पानी के लिए, ओके। और यहाँ पे तो इंक का मार्क है इस जगह पे, इंक का मार्क पड़ा हुआ है। थोड़ा देर आप इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ा देर ऐसे छोड़ देना है। आप क्या देखोगे थोड़ा देर बाद, मैं इसी को दिखा रहा हूँ, थोड़ा देर बाद आप क्या देखोगे, ये जो फिल्टर पेपर आपकी चिपकी हुई है अंदर में, ओके, मैं पानी नहीं बना रहा हूँ, जो फिल्टर पेपर जो चिपका हुआ पानी है, ओके। तो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी तो एब्जॉर्ब होगी ना, खींचेगा ये पानी को, थोड़ा पानी को ये खींचेगा, तो पानी को खींचेगा तो इंक जो होती है बेटा, इंक सिर्फ एक डाई से नहीं बनी है, बहुत सारे डाइस को मिला के हम लोग इंक बनाते हैं, मतलब 2 4 5 डिफरेंट चीजों को मिलाते हैं तब डाई बनती है। तो जो डिफरेंट चीजें हैं उस इंक में, उन सबकी सॉल्युबिलिटी पानी में डिफरेंट होगा, ओके। जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, पानी जब उठेगा तो वो मिल जाएगा उसमें और ऊपर उठ जाएगा इंक के साथ, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो कम मिलेगा और कम हाइट पे। एक्चुअली होगी क्या, आप देखोगे कि जो इंक आपने लिया है, ठीक है ना, जो इंक आपने लिया यहाँ, ओके, उसमें जो चीजें मिले हुए हैं इंक के ड्रॉप में, वो पानी जब उठता है तो उसमें मिला हुआ चीज मिलता है और ऊपर उठता है और ऊपर उठता है। आपको 2 3 कुछ डॉट्स नजर आएंगे, ठीक है ना, और ये नीचे वाला डॉट हो सकता है, ठीक, तो 2 3 डॉट आपको ऊपर नजर आएगी इस लाइन से। हुआ क्या, इंक जो जो चीजों से मिलके बना है सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट थी, पानी जब खींचा गया तो पानी में जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी वो क्या हो, उठ के एकदम ऊपर तक चला गया, जिसकी कम थी वो कम मिला, इसलिए कम हाइट तक, जो बिल्कुल कम था वो कम हाइट रहा। तो जितनी कंपोनेंट से वो बनी हुई थी वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स से सेपरेट, ओके। फिर आप इसको निकाल लो और इसको सूखने के लिए छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, जब ऐसा हो जाए तो सूखने के लिए आपको छोड़ देना 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे लगे हुए हैं इनके पार्ट, आप फिर खरोच के आप निकाल सकते हो। तो डाई जो जो चीजों से मिलके बना था वो अलग है। तो ये जो पेपर है, आप फिल्टर पेपर कंटेनिंग सेपरेटेड component is known as क्रोमोटोग्राम। क्रोमोटोग्राम, इनको हम लोग क्रोमोटोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो समझे बात को आप लोग, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने की चीजें यहाँ पे, कि फिल्टर पेपर में मैंने एक इंक का बूंद डाल दिया, सूखने के लिए डाल दिया, तो ये जो इंक का बूंद है इसमें 2 3 डिफरेंट चीजें होंगे मिले हुए पानी में, तब मैंने इसको तैयार किया। जब ये सूख गया तो ऐसे मैं इसको उठा के इसमें डाल दिया, मतलब डालने का मतलब जस्ट पानी खींच सके ऐसा रखा। तो क्या होता है, पानी तो ये खींचेगा आस्ते आस्ते, जब पानी इस फिल्टर पेपर में ऊपर बढ़ेगी तो जो ज्यादा सॉल्युबल वाला पार्ट होगा इस इंक का वो मिलेगा ज्यादा और ज्यादा ऊपर तक जाएगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा। जो कम सॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो कम ऊपर तक जाएगा, जो बिल्कुल कम सॉल्युबल होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग हाइट पे सेपरेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी है,
डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज डिफरेंट सॉल्यूबिलिटी, अलग हो गया। अब फिर जब सूखने के लिए दी फिर उसको निकाल। तो a filter paper containing separated component is known as chromatogram. ओके, अब स्पेशल क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स भी आते हैं जिसके बारे में इन डिटेल्स आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना। ओके, बस फिलहाल इसके बारे में इतना दिमाग में रखना है कि हर चीज की सॉल्युबिलिटी जो होती है एक गिवन सॉल्वेंट में वो डिफरेंट, और उस सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो डिफरेंट रेट में मिक्स होता है पानी में, डिफरेंट रेट में मिक्स होगा पानी में, और जिस रेट में मिक्स होगा उस रेट पे वो हाइट होगा। ओके, तो ये तो कहानी है। तो मैं लिखा नहीं हूँ इन डिटेल्स चीजों को, आई सपोज आप समझ सकते हो। पहले फिल्टर पेपर लेना है, मार्क करना है, पानी में डालना है, थोड़ा देर वेट करना है, तो वेट करो तो देखो कुछ ऐसा पार्ट पार्ट बनता है, और जब सूख जाए तो उसको आप अलग कर सकते हो। वेरी सिंपल यूजेस। अब इसके बारे में आपसे और ज्यादा डिटेल्स में कुछ पूछेगा भी नहीं कि प्रिंसिपल क्या है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता। प्रिंसिपल आप अपना ही लिख देना, अलग अलग चीजें जो मिक्सचर में प्रेजेंट है सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है गिवन सॉल्वेंट में, बस बात खत्म। यूजेस, हाँ यूजेस पूछ सकते हैं आप। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, देखो ये सब यूज होता है कि मतलब किसी आदमी ने ड्रग्स लिया है कोई पर्टिकुलर चीज, तो उसके ब्लड में टेस्ट करना है कि उसने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है, तो उसको खून लिया जाता है, तो फिर उसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर डाली जाती है, तो ड्रग वाली पार्ट अपने सॉल्युबिलिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर हाइट पे जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ उसके खून में ड्रग्स था, उसने लिया। तो ये पता करने के लिए कि ब्लड में कोई ड्रग्स की पार्ट सॉल्युबल है कि मतलब लिया गया है कि नहीं, वो अलग किया जा सकता है। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। दूसरा, टू सेपरेट पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर। स्टार्टिंग में इसको इसी तरह यूज किया गया। नेचुरल कलर मतलब प्रकृति में बहुत सारे कलर्स मिलते हैं हम लोगों को, फूल से इत्यादि में कलर्स होते हैं, है ना। उनके जो कलर वाले पार्ट है उसको निचोड़ लिया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज में रखा जाता है, फिर एक पेपर में पॉइंट पे डाल के और अलग अलग पार्ट में उसको अलग कर दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में यही किया गया था। नेचुरल कलर जो होते हैं उनके अलग अलग जो पिगमेंट्स होंगे, अलग मतलब वो नेचुरल कलर में जो अलग अलग कलर मिलके वो बना होगा, उन सबको अलग कर देते हैं। टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम ऑफ नेचुरल कलर। एकदम स्टार्टिंग में जब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आई थी तो वो लोग यही करते थे कि जो नेचुरल कलर है, प्राकृतिक फूल है, तो वो फूल का एक बना होगा, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा, तो हम लोग यही टेक्निक लगाते हैं, उसका निकाल लेते हैं जूस टाइप का जो है, और बूंद को डाल के फिल्टर पेपर के ऊपर में पानी में डुबाते हैं, जो अलग अलग मटेरियल होगा सेपरेट हो जाती है हाइट के हिसाब से, फिर खरोच के अलग कर लेते हैं। सेपरेट पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर। स्टार्टिंग में क्रोमेटोग्राफी यही टेक्निक यूज किया है, मतलब इसके लिए यूज किया गया। जब क्रोमेटोग्राफी और डेवलप हो गई तब ये सब जगह में इस्तेमाल, ठीक है। तो ये दो यूजेस आप रख सकते हो दिमाग में। ओके, एनीथिंग मोर, कुछ पूछना है? या डाई फ्रॉम इंक, इंक भी जो जो चीजों से बना हुआ उसको भी अलग कर सकते हो। डिफरेंट डाइज इन इंक, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से लिख लो। ठीक है, डिफरेंट डाइज या डिफरेंट कलर्स इन डाई बोल सकते हैं। एक डाई जो होती है मतलब रंगने के लिए जो चीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिक्स बनते हैं, तो वो अलग अलग कलर को अलग, या सिंपल बोलो इंक में जो जो अलग अलग डाई है उनको। ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको, लिख लो। टेक योर टाइम, कोई डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, एनी डाउट? नो, जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। हो गया सर।
हो गया आई सपोज। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन, ठीक है ना। डिस्टिलेशन ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। डिस्टिलेशन होता क्या है देखते हैं। प्रोसेस ऑफ separation of components of mixture, components of miscible liquids। देखो हमारे पास एक मिक्सचर है, जो मिक्सचर बना हुआ है दो या दो से अत्यधिक मिसिबल लिक्विड से। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है liquids that completely mixes with each other, that completely mixes with each other। वो लिक्विड्स जो आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं उनको मिसिबल लिक्विड। तो डिस्टिलेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम दो या दो से अत्यधिक लिक्विड जो आपस में पूरी तरह से मिल गई है, कोई फेज बाउंड्री नहीं दिख रही है, आप डिस्टिंक्ट पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन क्या, ओके, उसको आप अलग कर सकते हो। और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो होनी चाहिए, इन बॉइलिंग पॉइंट should be greater than 25 degree, ओके, 25 डिग्री सेल्सियस बोलो या 25 डिग्री केल्विन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जैसे दो पर्टिकुलर चीज को मिला दिया आपने, जैसे कि एसीटोन ले लिया, एसीटोन एक लिक्विड होती है, उसको आप पानी में मिला दिया, दोनों आपस में पूरी तरह से मिल गई, आप पता नहीं कर पाओगे देख के कि एसीटोन कहाँ है पानी में है, पूरी तरह से मिल गई। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप उन्हीं दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हो। मानो कि एक्स है और वाई है, उनको मैंने मिला दिया, दो कलरलेस लिक्विड है, एक्स की एक कलरलेस लिक्विड है, वाई की एक कलरलेस लिक्विड है, दोनों को मिलाया, दोनों आपस में पूरी तरह मिल गए, तो एक्स वाई बन गए। तो एक्स वाई मिक्सचर बना, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ बट मिक्सचर बना है। एक्स की बॉइलिंग पॉइंट और वाई की बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये टेक्निक लगेगा, नहीं तो मिनिमम 25 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए बॉडी। ओके, तो इसको देखने के लिए थोड़ा समझो, मैं एक्टिविटी के तौर पे दिखाऊंगा आपको, इसमें समझने का चीज है। तो हमारा जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा, पहले में हम लोग एम ही लिख देते हैं, एम टू सेपरेट components of miscible liquid। सपोज कर लो आपने लिया है एसीटोन प्लस वाटर, एसीटोन और वाटर को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है ना। एसीटोन की जो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है इट्स 373 केल्विन और एसीटोन की इट्स 329 केल्विन। 329 केल्विन होती है एसीटोन की, तो ये तो पता है 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, इसको इफेक्टिव भी मान लो तो लगभग 40-43 का डिफरेंस है। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर डिफरेंस है या 25 डिग्री केल्विन बोलो, डिफरेंस तो एक ही होती है स्केल के बीच में।
तो 25 डिग्री की डिफरेंस या 25 की डिफरेंस होनी चाहिए टेम्परेचर में, तो ये टेक्निक लगेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट करेंगे वो चीजों को जो एक मिसिबल लिक्विड बनाई है, पूरी तरह आपस में मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर पूरी तरह आपस में मिक्स है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि एसीटोन कौन है वाटर, बट हमको अलग करना है। अलग कैसे करेंगे? इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हमको देख लिए 25 डिग्री से ऊपर है, तो ये टेक्निक लगा। तो डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है और देखना आराम से। हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है कुछ इस टाइप, okay, it's somewhat like this. यहाँ एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिए हम लोग, अब हम लोग उसको नीचे से हीट करेंगे, ठीक है ना, नीचे से हम लोग हीट। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क जो रहती है, एक्चुअली ऐसे नहीं रखा रहता है, ये ट्राइपॉड स्टैंड रहती है उसके ऊपर हम लोग। ओके, एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क को रखती है, और ये एक स्टैंड से हम लोग इसको फिक्स स्टैंड, इलेक्ट्रोड स्टैंड होती है जिससे नहीं तो वो गिर जाएगा, है कि नहीं। एक स्टैंड टाइप की रहती है जिसमें ये नट रहते हैं, वो फिक्स है। ओके, समझे? और क्या होता है इसमें, एक आपको थोड़ा सा मैं मुंह चौड़ा कर दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। इसमें एक इस तरह की पाइप लगी रहती है और वो पाइप बाहर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कंडेनर लगा, और यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी लगी रहेगी, एक थर्मोमीटर भी लगा रहा है, थर्मोमीटर। ओके, और यहाँ पे एक ऐसे जैकेट टाइप की रहती है, और इसमें हम लोग ठंडा पानी या आइस रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ठंडा ही पानी डालते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें ठंडी पानी डालते हैं, कोल्ड वाटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मिक्सचर को डाल देते हैं। ये वाला क्या है, मिक्सचर। सपोज कर लो यही वाला है एसीटोन और वाटर। अब मैं हीट करता हूँ इसको, मैं नीचे से हीट कर रहा हूँ। जब मैं हीट करता हूँ तो अभी बंद रहता है, ऐसा नहीं खुला होता है, ये बंद रहता है। जब मैं हीट करूंगा, जब हीट करूंगा टेम्परेचर मानिए आपका 329 के आसपास पहुंचा जाए, तो 329 के आसपास पहुंचेगा तो एसीटोन के वेपर निकलेंगे, एसीटोन के वेपर निकलेंगे, इस पाइप के थ्रू आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर है, जैसे ही ठंडा पानी उसे मिलेगा वो क्या है, वेपर स्पीड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और लिक्विड बन के यहाँ पे हम लोग इसको, और हम लोग हीट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हीट करते रहेंगे और थर्मोमीटर में टेम्परेचर देखते रहेंगे। ओके, हीट करते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ सारे एसीटोन पहले एवापोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। बट हम देखेंगे जब टेम्परेचर 373 केल्विन के आसपास पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि सारे एसीटोन अलग हो चुके हैं, हम उसको निकाल देंगे। अब जो आएगा वो पानी के वेपर्स आएंगे, टेम्परेचर जब 373 केल्विन के पास मतलब 370 केल्विन पहुंचेगा या उससे ऊपर, 373 केल्विन या 373 केल्विन से ऊपर होगा तो पानी के वेपर्स आने शुरू होंगे। पानी के वेपर्स ऊपर आएंगे, यहाँ पहुंचेगा, फिर से वेपर्स क्या लिक्विड बन जाएगा, ठंडा होने के बाद लिक्विड बनेगा, तो फिर दूसरा वाला जो रखा रहेगा कंटेनर उसमें हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह दोनों चीजें अलग हो गई।
तो ये ध्यान देना है कि मैंने तो एक बार में बोल दिया, बट आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से इसकी समझनी है। ऑब्जर्वेशन ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में बोल देने से दिमाग में नहीं रहती है चीजें। The vapors of acetone comes first and are condensed at, इसको हम लोग कंडेंसर जैकेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग कंडेंसर जैकेट भी बोलते हैं या कंडेंसर पार्ट भी बोलते हैं। The vapor of acetone comes first, वेपर आया एसीटोन का comes first and are condensed at condenser jacket, ओके। कंडेंसर जैकेट इसको बोल रहे हैं, जो पार्ट में हम लोग कोल्ड वाटर रखते हैं, ठीक है ना। एंड आर कंडेंस्ड एट कंडेंसर जैकेट एंड फॉर्म्स लिक्विड व्हिच इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने करेक्ट किया। लेटर as temperature approaches 373 Kelvin, another क्या another beaker रख देंगे हम, another beaker is kept, another beaker is kept in which water is collected, है ना। जब पूरे एसीटोन निकल गए होंगे 329 केल्विन के आसपास और उससे ऊपर टेम्परेचर में, तो हम लोग उसको अलग रख लेंगे। तो उसके बाद जब 373 केल्विन टेम्परेचर के आसपास पहुंचता है टेम्परेचर, तो पानी के वेपर आएंगे, पानी के वेपर आए ऊपर, यहाँ पे ठंडा होकर फिर से भाप क्या बना, पानी बना, और पानी तो हम लोग दूसरे वाले वेपर में कलेक्ट, तो अलग हो गई। और एक कोई सॉल्युबल इम्पी, पहले एसीटोन भाप बन के निकला, फिर पानी बना, अलग हुआ, फिर सॉरी पानी नहीं बना, भाप पहले एसीटोन का निकला, फिर इधर आया लिक्विड फेज में अलग हो गई, फिर पानी स्टीम बना और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आया, बाहर हो गया। पर जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो तो भाप नहीं ना बन सकता है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के नीचे में रह जाता है, तो जो पानी है वो प्यूरिफाई भी हो जाता है। थर्ड, soluble impurities remain in distillation flask, जो soluble impurities है वो distillation flask में रह जाती है, ये आपको ध्यान देना, ओके। देखो बेटा ये पॉइंट समझने की है, रटने की चीज बिल्कुल नहीं है ये। डिस्टिलेशन देखो ध्यान में बैठाओ पहले दिमाग में, डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे दो पूरी तरह से मिली हुई लिक्विड, बोले तो पूरी तरह से मिसिबल लिक्विड को हम लोग अलग करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। लिक्विड जो आपस में पूरी तरह मिली हुई है और बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस 25 डिग्री से ऊपर है। सेपरेट मैं कर रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट में, एसीटोन और वाटर एग्जांपल लेता हूं। डिस्टिलेशन जिसको चेंबर बोलते हैं, डिस्टिलेशन चेंबर पूरी सेटअप को, तो ये सब है। हीट करते हैं कि 29 आती है, एसीटोन के भाप मतलब वेपर्स आते हैं, वेपर्स आते हैं, यहाँ पे वो वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आया है, तो ठंडा कर देगा, ये भाप ठंडा कर देगा, लिक्विड बनी, अलग कर लिए एसीटोन, फिर दूसरा वेसल लगा दिए यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर आएगा, तो पानी के वेपर्स आएंगे, पानी के वेपर आएगी, यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा पानी, फिर पानी भी कलेक्ट हो जाएगी, जो गंदगी होगी पानी की वो यहीं छूट जाएगी, तो पानी भी मिला मुझे, वो प्योर पानी मिला। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी है और पानी में गंदगी मिली हुई है, तो आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। सिर्फ पानी है, मान लो सिर्फ पानी है, पानी को हीट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगी, तो पानी के वेपर बनेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर में, जब पानी के वेपर्स बनेंगे ऊपर जाएगी, फिर ये इधर आएगा वेपर, ठंडा वाला पार्ट में जैसे ही पहुंचेगा वो वेपर्स लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, तो पानी तो अलग हो गई, प्योर पानी, इम्प्योरिटीज यहाँ छूट जाती है। So this can also be used for purification of water, okay, ये ध्यान देना है।
soluble impurities remaining distillation class। और बाकी आप अपने भाषा में लिख ही सकते हो, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, हो सकता है छोटे छोटे लिख सकते हो, बट सिंपल में लिखा है, समझ सकते हो। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर, लिख लो जल्दी से फटाक। तो आज चैप्टर तो नहीं खत्म हुआ और नहीं खत्म होने वाला पार्ट भी था, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल एंड दिस चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लिए सर? कुछ पूछना है बेटा? नो सर। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं आगे, बट पढ़ के आना जितना पढ़ा है। देखो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को ही अलग करते हैं, बट वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से कम रहता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम वाला लिक्विड्स आपस में मिलकर मिसिबल लिक्विड बनाया, तो डिस्टिलेशन से अलग नहीं होगा, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ओके, फिलहाल आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।